हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि लास्ट 4 to 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को देख के हमने बनाया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन पेप्टाइजेशन। इसमें हमें बताना है कि पेप्टाइजेशन क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रिसिपिटेट इनटू कोलाइडल डिस्पर्सन बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्सन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट इज नोन एज पेप्टाइजेशन। तो जो हमारा पेप्टाइजेशन होता है उसमें हम लोग जो हमारा प्रिसिपिटेट बना होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं फिर से कोलाइडल डिस्पर्सन में, जिसको नॉर्मली हम लोग सेक करते हैं ये थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके, जिसको हम लोग पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग पेप्टाइजेशन बोलते हैं। हम लोग एक एग्जांपल भी देख सकते हैं यहाँ पे, FeOH का थ्राइस प्लस हम लोग Fe3+ का रिएक्शन कराते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है FeOH का थ्राइस प्लस FeOH का थ्राइस बनता है, जिसमें आप देख सकते हो ये इसके साइड साइड में पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये एक दूसरे को रेपल करेंगे, जिसकी वजह से इनका प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू भी बताया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्सन है वो अनस्टेबल फॉर्म में है, लेकिन जब हम इसमें पेप्टाइजिंग एजेंट या इलेक्ट्रोलाइट को जब डालते हैं तो ये स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कोलाइडल डिस्पर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, वो है एक्सप्लेन द टर्म काइनेमेटिक विस्कोसिटी। हमें बताना है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द अब्सोल्यूट विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। जो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है उसको हम लोग, अगर जो हमारा अब्सोल्यूट विस्कोसिटी है उसको हम लोग डेंसिटी ऑफ द उस लिक्विड के डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं एट स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो उसको हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे आप फॉर्मूला भी देख सकते हो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, ईटा अपॉन डेंसिटी। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट है स्ट्रोक और सेंट्री स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गिव हैकेल इक्वेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। हमें बताना है कि हैकेल इक्वेशन क्या होती है और उसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप हैकेल इक्वेशन देख सकते हो, ईटा बिग ब्रैकेट में 1/1 - d इक्वल टू Kp+A। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, d क्या होता है, p क्या है, k क्या है। तो हमारा जो d है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ टैबलेट या फिर रेशियो ऑफ टैबलेट डेंसिटी एंड ट्रू डेंसिटी ऑफ पाउडर है। उसके बाद जो हमारा p है वो प्रेशर है। उसके बाद जो हमारा k है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, और a जो हमारा है वो कांस्टेंट है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द टैबलेट कैन बी को रिलेटेड विद द वैल्यू ऑफ के ऑफ द हैकेल प्लॉट। जो हमारा टैबलेट का क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोग जो हमारी हैकेल इक्वेशन से के की जो वैल्यू आती है उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, लार्जर के वैल्यू यूजली इंडिकेट हार्डर टैबलेट। अगर हमारा जो के का वैल्यू वो ज़्यादा आता है तो जो हमारा टैबलेट है वो हार्ड होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, इट इंफॉर्मेशन हेल्प इन बाइंडर सेलेक्शन व्हेन डिज़ाइनिंग टैबलेट फॉर्मेशन। ये जो हैकेल इक्वेशन है वो हमें बाइंडिंग के टाइम पे भी हेल्प करती है जब हम लोग टैबलेट का फॉर्मुलेशन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ टर्म माइक्रो इमल्सन। माइक्रो इमल्सन क्या होता है। अ माइक्रो इमल्सन इज ए सिस्टम ऑफ वाटर, ऑयल and an amphiphile which is a single optically isotropic and thermodynamically stable liquid solution। जो हमारा माइक्रो इमल्सन होता है वो बेसिकली इमल्सन जो हमारा होता है वाटर और ऑयल से मिलके बना होता है, और जहाँ पे ऑयल और वाटर दोनों वहाँ पे उसको हम लोग एम्पलीफाइल बोलते हैं। और ये जो होता है ऑप्टिकली आइसोट्रॉपिक एंड थर्मोडाइनमिकली स्टेबल एक लिक्विड सोल्यूशन होता है, जिसको हम लोग माइक्रो इमल्सन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रू एंड बल्क डेंसिटी। तो जो हमें बताना है कि ट्रू डेंसिटी और बल्क डेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमारा ट्रू डेंसिटी होता है, ट्रू डेंसिटी ऑफ ए सैंपल एक्सक्लूड द वॉल्यूम ऑफ पोर्स एंड वॉइड्स विथ इन द पाउडर सैंपल। जो हमारी ट्रू डेंसिटी होती है उसमें किसी प्रकार का पोर्स या वॉइड्स नहीं होते उसके जो भी हमारा सैंपल होता है। वहीं अगर बल्क डेंसिटी की बात करें तो बल्क डेंसिटी जो होता है उसमें जितने भी पोर्स होते हैं उस पाउडर में उसको इंक्लूड किया जाता है। सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो इट इज़ द डेंसिटी ऑफ द एक्चुअल सॉलिड में। जो हमारी ट्रू डेंसिटी होती है किसी भी मटेरियल को एक्चुअल डेंसिटी होती है, वहीं पे जो हमारा बल्क डेंसिटी होता है वो एक्चुअल डेंसिटी नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन डीप फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। हमें बताना है कि डीप फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है। तो डीप फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन इज ए सस्पेंशन इन विच नो फ्लॉकुलेट हैज़ टेकन प्लेस। जो हमारा डीप फ्लॉकुलेट सस्पेंशन होता है उसमें किसी प्रकार के फ्लॉकुलेट्स नहीं बनते, वहीं द लार्जर पार्टिकल सेटल्स फास्टर रेट देन द स्मॉलर पार्टिकल। जो इसमें हमारे लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से सेटल डाउन हो जाते हैं, वहीं जो हमारे स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो उसके कंपेरिजन में धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं। एज अ रिजल्ट अ क्लियर बाउंड्री बिटवीन द सेडिमेंट एंड द डिस्पर्सन मीडियम कैन नॉट बी इजीली डिस्टिंग्विश। जो हमारा जैसे ये हमारा कोई डीप फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन है, तो यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं उसके बाद जो ये ऊपर एक लिक्विड का सोल्यूशन बनता है वो इसमें क्लियर नहीं रहता, जिसको हम लोग मीडियम बोलते हैं, वो इसमें क्लियर नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक मेथड। तो द मेजर डायमीटर ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंट टू डायमेंशन दैट इज लेंथ एंड ब्रीथ एंड एन एस्टिमेट ऑफ द डेप्थ इज नॉट। जो हमारा माइक्रोस्कोपिक अगर हम लोग मेथड की बात करें साइज डिटर्मिनेशन में, तो उसके ये डिसएडवांटेज ये है कि जो भी हम लोग पार्टिकल डायमीटर मेज़र करते हैं वो उसके सिर्फ लेंथ और ब्रीथ के अकॉर्डिंग ही मेज़र करते हैं, इसमें हम लोग उसकी डेप्थ नहीं पता चल पाती। तो ये माइक्रोस्कोपिक मेथड का एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गिव एप्लीकेशन ऑफ प्लग फ्लो इन फॉर्मुलेशन। हमें बताना है कि प्लग फ्लो का क्या एप्लीकेशन है, हमें कोई भी चीज़ जब फॉर्मुलेट करते हैं तो इसका यूज हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, मेनली यूज इन स्मॉल लेबोरेटरी स्केल प्रोडक्शन एंड पायलट प्लांट स्टडी। जो हमारा प्लग फ्लो है उसको हम लोग बेसिकली स्मॉल स्केल के प्रोडक्शन में यूज करते हैं और पायलट प्लांट स्टडी में भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वेयर हाई एक्सोथर्मिक और एक्सप्लोसिव एनर्जी इन्वॉल्व इन कैरिंग द केमिकल रिएक्शन। हम लोग इसका यूज करते हैं इंडस्ट्री में जहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर के एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं या एक्सप्लोसिव एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ कॉमनली यूज टू इंश्योर स्टैटिक मिक्सिंग ऑफ द कंपाउंड। इसका हम लोग स्टैटिक मिक्सिंग में भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन सुजुल हार्डे रूल। इसमें हमें बताना है कि सुजुल हार्डे रूल क्या होता है। तो हार्डे सुजुल रूल स्टेट दैट ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ द अपोजिटली चार्ज आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बीइंग एडेड फास्टर इज द कोगुलेशन। जो हमारा हार्डे रूल क्या कहता है, अगर हमारा जो भी अपोजिटली चार्ज है आयन है, अगर उसका चार्ज ज़्यादा होगा तो जो हम लोग उसका जो कोगुलेशन होगा वो फास्ट होगा। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, जो हमारा Al3+ है प्लस Ba2+ है प्लस Na+ है, तो इसमें जो हमारा कोगुलेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा अल्युमिनियम आयन का होगा, देन Ba+2 का होगा, देन Na+ का होगा। तो जिसका चार्ज जितना ज़्यादा रहता है उसका कोगुलेशन उतना तेज़ी से होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, गिव एप्लीकेशन ऑफ थिक्सोट्रॉपी इन फॉर्मुलेशन। हमें बताना है थिक्सोट्रॉपी का क्या एप्लीकेशन है फॉर्मुलेशन में। तो थिक्सोट्रॉपी डिजायर प्रॉपर्टी इन लिक्विड फार्मास्यूटिकल सिस्टम दैट हैव ए हाई कंसिस्टेंसी बिकॉज पोर एंड स्प्रेड इजली। तो जो हमारा थिक्सोट्रॉपी का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम लोग कोई फॉर्मुलेशन करते हैं। इसमें हम लोग चेक करते हैं, a well formulated thixotropic suspension will not settle out easily become a fluid on shaking। अगर हमारा कोई भी सस्पेंशन है, अगर उसका थिक्सोट्रॉपी अच्छा है तो वो इजीली सेटल डाउन नहीं होता है, और साथ में अगर उसको हम लोग नॉर्मली सेक कर देते हैं तो वो फिर से अपने फॉर्म में वापस आ जाता है। उसके बाद कुछ और भी आप देख सकते हो जिसमें हम लोग थिक्सोट्रॉपी का यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, यहाँ पे भी वो सिमिलर बिहेवियर शो करता है, जैसे इमल्सन हो गया, लोशन हो गया, ऑइंटमेंट्स हो गया और क्रीम हो गए। तो यहाँ पे भी थिक्सोट्रॉपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द टर्म एक्सपायरी डेट एंड हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग। इसमें हमें बताना है कि एक्सपायरी डेट क्या होती है किसी भी ड्रग की और हाफ लाइफ ऑफ ड्रग क्या होता है। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सपायरी डेट के बारे में। तो ड्रग एक्सपायरेशन इज द डेट आफ्टर विच अ ड्रग माइट नॉट बी सूटेबल फॉर यूज एज अ मैन्युफैक्चर। तो एक्सपायरी डेट वो होती है जिसके बाद से हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते या उस ड्रग को हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि उसके बाद से वो अपना जो थेरापेटिक एक्शन है वो एक्चुअल एक्शन ना शो करके हमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी दे सकता है। हाफ लाइफ की बात करते हैं,
The half life of a drug is the time it take for the amount of a drug active substance in your body to reduce by half. तो हाफ लाइफ वो टाइम होता है किसी भी ड्रग का जब उसका जो भी एक्टिव सब्सटेंस होता है वो हमारे बॉडी में जो एक्शन देना रहता है वो जो एक्शन होता है वो हाफ हो जाता है, तो उस ड्रग का जो हाफ लाइफ होता है उसको इस टाइम को हम लोग ड्रग का हाफ लाइफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है? तो पोरोसिटी इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द पोर्स वॉल्यूम टू द होल नॉमिनल वॉल्यूम ऑफ ए पोरस बॉडी। तो जो हमारा पोरोसिटी होता है वो रेशियो होता है जो भी हमारा अगर कोई पाउडर सैंपल है तो उसका जितने पोर्स हैं उसका वॉल्यूम और उसके बाद जो पूरे पाउडर का वॉल्यूम है, दोनों के वॉल्यूम को हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग जो भी वैल्यू आती है उसको हम लोग पोरोसिटी बोलते हैं। बेसिकली जो पोरोसिटी होता है उसको हम लोग परसेंटेज में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर न्यूटोनियन फ्लूइड्स। न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं? तो लिक्विड विच फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लो आर नोन एज न्यूटोनियन फ्लो। जो भी हमारे लिक्विड्स होते हैं जो कि न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कस फ्लो को फॉलो करते हैं उसको हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, वाटर और ट्रू सोल्यूशन। जो भी हमारा वाटर होता है या ट्रू सोल्यूशन होते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गिव एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। हमें बताना है कुछ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जांपल। तो जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो नॉर्मल फ्लूइड या सिंपल लिक्विड नहीं होते जो कि हमारे न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो नहीं करते। ऐसे फ्लूइड्स को हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। अगर इसके हम लोग एग्जांपल की बात कर सकते हैं जैसे कि कॉर्न स्टार्च, इमल्सन और इसमें, तो ये जो हमारे होते हैं वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं क्योंकि ये न्यूटन लॉ को ऑफ फ्लो को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेम टू रोटेशनल विस्कोमीटर। हमें 2 रोटेशनल विस्कोमीटर के नाम बताने हैं। तो फर्स्ट देख सकते हो कोटेल कंसेंट्रिक सिलेंडर विस्कोमीटर जो हमारा फर्स्ट है, और सेकेंड है ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। तो ये 2 रोटेशनल विस्कोमीटर्स हैं। उसके बाद हमारा आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ कटायनिक एंड नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। इस क्वेश्चन में हम लोग को कटायनिक और नॉन अनायनिक सरफेक्टेंट का एग्जांपल देना है। तो हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं कटायनिक सरफेक्टेंट के एग्जांपल, जिसका एक फर्स्ट है अल्किल अमोनियम क्लोराइड, देन सेकेंड है बेंजा अल्कोनियम क्लोराइड और थर्ड है बेंजीथाइनियम क्लोराइड। तो ये कटायनिक सरफेक्टेंट के एग्जांपल हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के, जो कि है इथॉक्सीलेटेड अमाइंस और सेकेंड है इथॉक्सीलेटेड अल्कोहल। तो ये कुछ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि 4 to 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे को कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।